नमस्कार, खबरें तक के खास कार्यक्रम एक मिनट पूरी रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कमल कौशिक। आज सबसे पहले एक मिनट पूरी रिपोर्ट में बात करेंगे चंडीगढ़ में इनेलो नेता अभय चौटाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर से विरोधियों पर निशाना साधा और साथ ही साथ जिस तरह से कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती को बाहर का रास्ता दिखाया गया, उस पर प्रतिक्रिया भी दी। इस सवाल के मुद्दे पर भी खुलकर बोले अभय चौटाला। कॉमनवेल्थ गेम्स 2024 में निशानेबाजी, कुश्ती और तीरंदाजी को शामिल नहीं किया गया। इन खेलों में भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। जाहिर सी बात है कि अब ये खेल नहीं होंगे तो भारत की पदक तालिका पर भी इसका असर नजर आएगा। भारतीय ओलंपिक संघ ने इसे भारत के साथ घोर अन्याय बताया है। जहां एक तरफ खिलाड़ियों में फैसले को लेकर रोष है, तो वहीं नेतागण भी इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। इनेलो नेता अभय चौटाला ने इसे लेकर कहा कि मुद्दे को लेकर केंद्र की सरकार से प्रदेश सरकार को बात करनी चाहिए। प्रभाव से मुख्यमंत्री को अगर सही मायने में खेल को बढ़ावा देना चाहते हैं तो इसके लिए संज्ञान लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स जो है उससे बात करनी चाहिए। वहीं इनेलो नेता अभय चौटाला ने फिर एसवाइएल के मुद्दे को उठाया। इनेलो नेता ने कहा कि मामले पर सीएम ने सिर्फ सत्र बुलाया है, इसके अलावा केंद्र से चर्चा को लेकर कोई कदम नहीं उठाया। अभय चौटाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए भी अहम थी क्योंकि सब ये जानना चाहते थे कि अचानक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभय चौटाला क्या प्रतिक्रिया देने वाले हैं। लेकिन एक बार फिर से उन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर प्रतिक्रिया दी है। अब आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार सुर्खियों में अक्सर रहता है। आज एक बार फिर से चर्चा में रहा। क्या रही इसकी वजह, आइए जानते हैं एक मिनट की इस रिपोर्ट में। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के जनता दरबार की चर्चे देश भर में है। विज के जनता दरबार में लोगों के समस्याओं का मौके पर ही निपटान होता है। ऐसे में लोग अनिल विज की कार्यशैली से किस कदर प्रभावित है, इस बात की गवाही अनिल विज के निवास पर लगने वाली कतारें देती है। अनिल विज के जनता दरबार पर अपनी समस्याएं लेकर सिरसा से एक बुजुर्ग पैदल चलकर अपनी बेटे के लिए इंसाफ की गुहार लगाने पहुंचा। सिरसा हरियाणा से आए हैं। सिरसा के अंदर डबल खंड है जो हमारा गोदी का गांव है बुस्तानी, वहाँ हमारी जमीन थी जहाँ पे मेरे छोटे भाई मुकेश और मोनू का मर्डर कर दिया था। पिताजी न्याय के लिए 3 दिन सिरसा से पैदल चले थे। 80 वर्ष के, उनका स्वास्थ्य ठीक ना हो, चक्कर आने की वजह से वो घायल हो गए थे सिरसा से बाहर आते। इनका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक हुआ तो वो आदरणीय अनिल जी के पास न्याय के लिए। बता दें कि बुजुर्ग के बेटे की हत्या की गई थी, जिसमें 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज है। बुजुर्ग के बड़े बेटे का कहना है कि इस मामले में सिरसा पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। अनिल विज ने तुरंत इस मामले में हिसार आईजी को एसआईटी बनाने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का जनता दरबार अक्सर सुर्खियों में रहता है। इसके पीछे की वजह यह भी होती है कि जो लोग यहां पर आते हैं उनको उम्मीद होती है कि इंसाफ जरूर मिलेगा। आज देश भर में हनुमान जयंती मनाई गई है और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मौके पर देशवासियों को बधाई दी। तो वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी मंदिर में पूजा अर्चना की और कई मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी। देश में आज हनुमान जयंती मनाई जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट के जरिए प्रदेश और देशवासियों को हनुमान जयंती की बधाई दी। वहीं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल भी हनुमान मंदिर पहुंचे और मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया में संकट छाया हुआ है, दुनिया में उथल पुथल मची हुई है, लेकिन फिर भी हमारे देश का सिक्का पूरी दुनिया में चल रहा है और ये सब हमारे देवी देवताओं की शक्ति के कारण है। वहीं पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि देश में पहली बार गरीबों की सरकार आई है। देखिए, पहली बार कोई गरीबों की सरकार आई है। पहली बार गरीबों को घर बैठे उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हुआ है। सारी जनता ने जो आशीर्वाद दिया है हमारे नरेंद्र मोदी जी को, उसी का परिणाम है। आपको बता दें कि देश में जगह जगह हनुमान जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और राजनेता भी देश और प्रदेशवासियों को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दे रहे हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में फूल फूल बांधे। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की सियासत में खूब नाम कमाने वाले अशोक तंवर इन दिनों केजरीवाल के खूब गुणगान कर रहे हैं। हाल ही में टीएमसी का साथ छोड़कर आम आदमी पार्टी का झाड़ू थामने वाले नेता अशोक तंवर ने केजरीवाल की तारीफ में खूब कसीदे पढ़े।
पार्टी बदलते ही सुर बदल जाते हैं। जिस अरविंद केजरीवाल को अशोक तंवर पहले खरी खरी सुनाते थे, आज उनकी शान में कसीदे पड़ रहे हैं। यही नहीं, अब तो कांग्रेस पार्टी को setting.com और साजिश करने वाली पार्टी करार देने में लगे हैं। अशोक तंवर रोहतक में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। देखिए, जो चीज़ें जहाँ की होंगी वो कमी किसी की भी हो उजागर करेंगे, अगर वो इम्प्रूव होती रहती है। ये तो मॉडल लगातार है। आज अगर कोई चीज़ शुरू हुई है, आप जो बोल रहे हो तो अभी तो मैच्योर हो गया वो मॉडल, कोई तकलीफ में नहीं है। ये तो सिर्फ ये setting.com का जो है उसकी खबर है ये। अशोक तंवर का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस में जो वो 5 महीने रहे, उनका समय व्यर्थ चला गया, क्योंकि उत्तर भारत में तृणमूल कांग्रेस को आने में अभी बहुत समय लगेगा। अरविंद केजरीवाल ही ऐसे नेता हैं जो देश की राजनीति को आगे ले जाने के लिए सक्षम है। अशोक तंवर ने ये तक कह दिया कि अब कांग्रेस के बारे में बात करना भी बेवकूफी है। अशोक तंवर ने कांग्रेस छोड़ने के बाद कई पार्टियों को बदला है। अभी तक उनको राजनीति की जमीन जो चाहिए, जो तलाशी उन्होंने सही तरीके से नहीं मिल पाई, इसलिए अब आम आदमी पार्टी उनको लग रहा है कि बेहतर उनके लिए साबित हो सकते हैं, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाकर अपने आप को साबित किया है, लेकिन अशोक तंवर साबित कर पाएंगे, बड़ा सवाल है। हरियाणा में अपराध का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। रोजाना कुछ ना कुछ सुनाई देने लगा है कि आज यहां पर कोई वारदात घटी है और कहीं पर किसी बदमाश ने किसी वारदात को अंजाम दे दिया है। कैथल के चीका में ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से पिस्तौल दिखाकर 2,31,000 रुपए लूट लिए गए। अब सवाल यह है कि पुलिस का खौफ बदमाशों को क्यों नहीं? कैथल के गोला रोड पर चीका में सरकारी गर्ल्स स्कूल के बिल्कुल सामने ग्राहक सेवा केंद्र से 2,31,000 रुपए लूट लिए गए। ये पूरी घटना रात 8:42 की थी। पहले एक व्यक्ति सेवा केंद्र में आया, एक्सिस बैंक का एटीएम उसके हाथ में था। आरोपी ने गौरव, जो कि पीड़ित है, उसे काट दिया। अंदर आने के बाद आरोपी ने देखा कि पीड़ित तो अकेला है। उसने इशारा करके बाहर से अपने 2 साथियों को बुला लिया। उनका एक साथी कार में ही बैठा रहा। अंदर आए तीनों आरोपियों ने अपने मुंह ढके हुए थे। 2 लुटेरों के पास रिवॉल्वर थी। लुटेरों ने पीड़ित को रिवॉल्वर दिखाकर काउंटर में रखे 2,31,850 रुपए अपने बैग में डाल दिए। दुकानदार ने विरोध किया तो आरोपियों ने उसका मोबाइल छीना और काउंटर पर पड़े कपड़े से उसके हाथ और पैर बांध दिए। किसी तरह दुकानदार ने अपने आप को खोला और पुलिस को इस बारे में जानकारी दी। लूट की जानकारी चीका पुलिस को दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक लुटेरों का कोई सुराग नहीं लग पाया। पीड़ित दुकानदार सदमे में है, उसको यकीन तक नहीं हो रहा उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन पुलिस से आज जरूर है। और साथ ही इस वारदात के बाद बाकी दुकानदारों में भी एक खौफ का माहौल पैदा हो गया है। वारदात लगातार हुई हरियाणा में, जैसे कि हमने पहले भी कहा था। रोहतक पुलिस और कुछ बदमाशों की जीन में मुठभेड़ भी हुई है। मुठभेड़ के दौरान अपराध जांच शाखा के रोहतक के एएसआई सुमित को गोली तक लग गई। लेकिन ये पूरा मामला क्या है, जानिए 1 मिनट की इस रिपोर्ट। जींद के पालवा गांव में 2.5 करोड़ रुपए की लूट के मामले में दबिश देने गई रोहतक सीआईए की टीम पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। इस फायरिंग के दौरान रोहतक जिले के एएसआई सुमित बदमाशों की गोली का शिकार हो गए। इस घटना के बाद एएसआई को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। ये भी आपको बता दें कि रोहतक में 8 अप्रैल को एटीएम में कैश डालने गई कैश वैन से 2,62,00,000 रुपए की लूट हुई थी, जिस मामले में छानबीन करते हुए रोहतक पुलिस जींद पहुंची थी। उसी घटनाक्रम की उसी जांच के सिलसिले में आज हमारी टीम सीआईए की टीम उचाना गई थी, जहां पर जब सोर्स के और जो सूचना के आधार पर जब एक विशेष इलाके में अपराधियों को पकड़ने के लिए जब घूम रहे थे, जांच कर रहे थे, तो एकदम से इनका चांस एनकाउंटर हुआ अपराधी से। जहां बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद ही इस बात का खुलासा हो पाएगा कि दोनों बदमाशों ने रोहतक में हुई करोड़ों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था या नहीं। तो रोहतक में करोड़ों रुपए की हुई लूट का मामला अभी तक सुलझा नहीं है, जबकि मुठभेड़ में पुलिस का जवान ही घायल हो गया है। अब पुलिस को बहुत पैनी नजर से इस पूरे मामले की जांच भी करनी होगी और फरार बदमाशों की गिरफ्तारी भी करनी होगी। आगे बढ़ते हैं। जश हत्याकांड में पुलिस ने कई बड़े खुलासे किए हैं। एसपी गंगाराम पुनिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई सवालों के जवाब दिए हैं और जो भी हत्याकांड का मामला सामने आया था उसको लेकर जो सवाल उठे थे उनके जवाब भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मिल चुके हैं।
करनाल जिले के गांव कमालपुरा में 5 साल के जश की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा दिया है। हत्या के आरोप में गिरफ्तार चाची अंजलि, शव को दूसरी छत पर फेंकने वाली ताई धनवंती और दादी को कोर्ट के आदेश पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एसपी गंगाराम पुनिया ने बताया कि पुलिस ने परिजनों के शक के आधार पर राजेश के परिवार के सदस्यों को हिरासत में लिया। हत्या के पीछे कोई रंजिश या विशेष कारण अभी सामने नहीं आया है। एसपी ने बताया कि अंजलि के अलग अलग अस्पताल की रिपोर्ट मिली है। अंजलि नामक आरोपी की पहली गिरफ्तारी करी थी। इसके बाद में 2 और आरोपियों को हमने 13 अप्रैल 2022 को गिरफ्तार किया था। इस मामले में अब तक टोटल 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने राजेश, अंजलि के पति लवली और अंजलि के फोन को लैब में भेजा है ताकि अंदर की बात का पता लगाया जा सके। अंजलि और लवली के फोन की चैटिंग डिलीट है। यदि जांच में कोई ऐसा बिंदु सामने आता है जो अपराध माना जाए तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक। पुलिस की जांच पर सवालिया निशान कई लोगों ने लगाया था और यहां तक कि जश के परिजनों ने भी सवाल उठाए थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि चाची अंजलि ऐसा कर सकती है। यहां तक कि आरोपी चाची को अब साइको भी बताया गया है। लेकिन पुलिस ने कहा कि 10 से 15 दिनों के बाद ही पूरी जांच के बाद हम कुछ कह सकते हैं। लेकिन जानकारी यही है कि अंजलि ने ही जश की हत्या की थी। अब आगे बढ़ते हैं। यमुनानगर में एक निजी पैलेस के बाहर ही एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। 12 हमलावरों ने गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी, जबकि मृतक के 3 अन्य साथियों पर भी गोली दागी गई। यमुनानगर का जगाधरी उस वक्त गोलियों से दहल उठा जब गैंगवार में एक युवक की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक यमुनानगर के जगाधरी पैलेस में गैंगवार के दौरान जिस युवक की मौत हुई है वो युवक कांग्रेस के दलित नेता राजेंद्र वाल्मीकि का बेटा जानू है। गैंगवार में जानू के सिर पर 2 गोलियां लगी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं घटना में 3 लोग गोली लगने से गंभीर तौर पर घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। मौके से 10 खोल बरामद किए गए, जबकि एक मैगजीन भी मिली है। अब यहाँ सवाल ये भी उठता है कि क्या इससे पहले जानू पर जो हमला हुआ था, इस बार भी जानू पर उन्हीं लोगों ने हमला किया? क्या पहले हमले के दौरान पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं ले पाई, कार्रवाई नहीं की गई? और अगर कार्रवाई की जाती तो क्या जानू की जान बच जाती? सबके बीच सबसे अहम सवाल यही है कि आखिर जानू की हत्या किसने और क्यों की? जी हाँ, इस पूरी वारदात में सवाल यही है कि आखिरकार मृतक की हत्या करने के पीछे की असल वजह क्या हो सकती है। हरियाणा में इन दिनों सीएम फ्लाइंग की टीम एक्टिव मोड में नजर आ रही है। फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग की टीम ने फूड सप्लाई विभाग के साथ संयुक्त छापेमारी की है और इसके बाद क्या कुछ सामने आया, देखिए 1 मिनट की इस रिपोर्ट में। फरीदाबाद के त्रिखा कॉलोनी में सीएम फ्लाइंग की टीम और फूड सप्लाई विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त कार्रवाई की। एक दुकान पर छापेमारी की गई, जहां पर अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग करते युवक को रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसके बाद संयुक्त टीम ने मौके पर पुलिस को भी बुलाया और युवक समेत अवैध तरीके से रखे सिलेंडर्स को भी थाना शहर बल्लभगढ़ पहुंचा दिया, जहां फूड सप्लाई विभाग की तरफ से पुलिस को शिकायत भी दी गई है। जो काफी मात्रा में अवैध रूप से रसोई सिलेंडर रखता है और छोटे सिलेंडर भी वहाँ पर दुकान पर बढ़ता है। तो फूड एंड सप्लाई की टीम को साथ लेकर और दुकान पर पहुंचे, रेड की। और वहीं सीएम फ्लाइंग के इंस्पेक्टर जगदीश ने बताया कि सीएम फ्लाइंग की टीम को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। बल्लभगढ़ की त्रिखा कॉलोनी में अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग का काम चल रहा था। इसके बाद सीएम फ्लाइंग की टीम ने फूड सप्लाई विभाग को भी सूचना दी और उनके साथ मिलकर छापेमारी की गई। फूड एंड सप्लाई विभाग के इंस्पेक्टर ने कहा कि आगे भी इसी तरह की कार्रवाई हम जारी रखेंगे। पिछले साल से लेकर अभी तक सीएम फ्लाइंग की टीम ने कई जगह पर कई तरह की छापेमारी की है और एक डर सा अब मिलावटखोरों में भी बना हुआ है और इस तरह के काम करने वाले लोगों में भी बना हुआ है। अवैध तरीके से जो भी काम करेगा वहां पर इस तरह की छापेमारी की जाएगी, ये भी दावा इस टीम ने किया है। पानीपत के समालखा के 84 रोड पर 32 साल के युवक की हत्या का एक मामला सामने आया है। मृतक गांव धर्मगढ़ का रहने वाला बताया गया था और उसका आरोपी के साथ पैसों का लेन देन था। हरियाणा के पानीपत से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया, जहां पर एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोपियों ने वारदात की पूरी वीडियो बनाई।
देर रात समालखा के 84 रोड पर गांव धर्मगढ़ के रहने वाले 32 साल के सतनाम की 4 से 5 लोगों ने हत्या कर दी। सतनाम आरोपी के साथ मिलकर जेसीबी में मिट्टी उठाने का काम किया करता था। इसी को लेकर आरोपियों के साथ सतनाम का पैसों का लेन देन था। परिजनों की माने तो एक रात आरोपियों में से एक उसे घर से बुला कर ले गया और सतनाम की हत्या कर दी गई। वारदात के बाद से सभी आरोपी फरार हैं। पिटाई करके के 3-4 व्यक्तियों ने जिसको एक घायल अवस्था में मिला था, जिसको सिविल हॉस्पिटल भिजवाया था। रास्ते में जो यहाँ बताया कि उसकी डेथ हुई है, जिस उस पर इन परिजनों को इतला कर दी, जिन्होंने आज कंप्लेंट दी है, जिस पर कार्रवाई कर रहे हैं। पोस्टमार्टम करा जाए, जो इसमें शामिल हुआ है सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। कुल मिलाकर 4 से 5 लोगों पर युवक की हत्या के गंभीर आरोप है। जल्द आरोपी को काबू में लेने का दावा हरियाणा पुलिस ने किया है। इस तरह के मामले वाकई में हैरान कर देते हैं, लेकिन अब पुलिस आरोपी तक पहुंचेगी, उसके बाद ही असल वजह भी उनसे जानने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल ये बताया जा रहा है कि पैसों का लेन देन था और इसी वजह से हत्या कर दी गई। रोहतक में अतिक्रमण पर प्रशासन का पीला पंजा चलता दिखाई दिया तो नाराज व्यापारी धरने पर बैठ गए। आखिर उनकी नाराजगी की असल वजह है क्या, देखिए 1 मिनट की इस रिपोर्ट में। रोहतक के सबसे व्यस्तम बाजार किला रोड पर अतिक्रमण हटाने के नाम पर बड़ी कार्रवाई की गई, जिसके बाद व्यापारियों को कानों कान भनक तक नहीं लगी। व्यापारियों को मालूम तक नहीं था कि ये कार्रवाई हो रही है। जब व्यापारियों को पता चला तो व्यापारी किला रोड पर इकट्ठा होना शुरू हो गए और प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ धरने पर बैठ गए। जहां एक और व्यापारियों का आरोप था कि ये सब प्रशासन की लापरवाही का ही नतीजा है, तो वहीं प्रशासन भी सख्त कदम उठाता नजर आया। रोहतक के किला रोड पर नगर निगम की तरफ से अतिक्रमण हटाने से नाराज व्यापारी धरने पर बैठे थे। व्यापारियों को साफ आरोप था कि प्रशासन गुपचुप तरीके से कार्रवाई कर गया। आज सुबह ही जो 5 बजे ये कार्रवाई की, प्रशासन ने लोगों को, दुकानें बंद थी और बंद दुकानों के आगे जो पगडंडियां सीढ़ियां बनी हुई थी, उस रास्ते को भी इन प्रशासन ने तोड़ दिया। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भी किला रोड पर एक दुकान में आग लगी थी, जिसके चलते फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अतिक्रमण की वजह से लगभग 40 मिनट की देरी से मौके पर पहुंचे थे। अतिक्रमण को लेकर व्यापारियों को पहले चेतावनी नहीं दी गई थी, ऐसा आरोप लगा है। लेकिन अतिक्रमण तो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इसका एक उदाहरण पिछले दिनों सामने भी आया है, जो कि रिपोर्ट के जरिए आपने जाना। अब नू की बात करते हैं। नू में लोगों की प्यास बुझाने के लिए कागजों में भले ही जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने पानी की तरह पैसा बहाया हो, लेकिन धरातल पर सच्चाई क्या है 1 मिनट की रिपोर्ट खुद ब खुद बता देगी। हर घर जल योजना पर नूह में हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और इसके लिए राज्य सरकार को सम्मान भी मिला है। लेकिन हरियाणा के सबसे पिछड़े जिले माने जाने वाले नूह के लोग आज भी पानी की बूंद बूंद के लिए तरसते नजर आए हैं। नूह जिले के लोग एक टैंकर 1000 से 1500 रुपए में खरीद कर अपनी प्यास को बुझा रहे हैं। इस टैंकर के पानी को पीने, कपड़े धोने और पशुओं की प्यास बुझाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। हर घर को प्रति महीने 3000 रुपए का पानी खरीद कर अपनी प्यास बुझानी पड़ती है। इंतजाम जी बहुत बुरा हाल है जी। इतना मौसम गर्मी का है, रोटी भी ना मिले तो भी गुजारा हो जाए, लेकिन पानी की बगैर गुजारा नहीं होता है। जिले में दर्जनों टैंकर माफिया हैं जो घरों में पानी पहुंचाकर मोटी कमाई भी कर रहे हैं। सबसे खास बात ये भी है कि इन टैंकर्स माफिया ने अवैध रूप से बोरवेल भी किए हुए हैं, जहां से टैंकर्स को भरकर घरों में बने टैंक में खाली करते हैं। ये कहानी जिले के एक गाँव की नहीं बल्कि सैकड़ों गाँव की है, जहाँ आज भी खरीद कर टैंकर के पानी से घर का गुजारा चल रहा है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन इस ओर ध्यान देता है नहीं, या फिर पानी की किल्लत से लोग यूं ही जूझते रहेंगे। अब पंजाब की बात करेंगे और तारीफ जो अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री की है उसकी बात कर रहे थे। पंजाब में 1 जुलाई से 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी, लेकिन ये कमर्शियल और बाकी दुकानदारों के लिए अप्लाई नहीं है। लेकिन फिर भी ये एक वायदा मैनिफेस्टो में आम आदमी पार्टी का था। इसी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान की खूब तारीफ की और कहा कि जो भी हमने कहा था वो करके दिखाया। 1 जुलाई से पंजाब के लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलने लगेगी। हमने अभी पंजाब में पहला वादा पूरा किया है, आने वाले समय में सारे वादे पूरा करेंगे, ये कहना है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का। उन्होंने आगे कहा कि इतनी महंगाई के जमाने में लोगों को कुछ राहत होगी और अपनों पर खर्च करने का पैसा बचेगा। जैसे दिल्ली में
बिजली मिलती है, फ्री बिजली मिलती है। ऐसे ही 1 जुलाई से पंजाब में भी पंजाब के लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली मिलनी चालू होगी। पंजाब के लोग इतने खुश हैं सुबह से, जब से मान साहब ने ऐलान किया है मेरे पास इतने फ़ोन आ चुके हैं। अरविंद केजरीवाल ने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा कि 75 सालों में चुनाव के पहले जितने वादे किए जाते थे वो वादे किसी राजनीतिक पार्टी ने पूरे नहीं किए। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि वो तो चुनावी जुमले थे, लेकिन ये जुमले नहीं बल्कि हमने सच करके दिखाया है। फ्री की राजनीति खूब हो रही है। आम आदमी पार्टी पहले से ही दिल्ली में जब सरकार बना चुकी थी उसके बाद कई वादे पूरे भी कर चुके थे, लेकिन साथ ही बीजेपी के नेता इस फ्री की राजनीति पर आम आदमी पार्टी को खूब कोसते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे फरीदाबाद की। फरीदाबाद में 10 साल का एक बच्चा 12 फीट गड्ढे में जा गिरा। हालांकि आसपास के लोगों ने सीढ़ी लगाकर इस बच्चे को बाहर निकाल दिया, लेकिन प्रशासन पर बहुत गंभीर सवाल उठाए। फरीदाबाद में एक बार फिर से बच्चे के गड्ढे में गिरने की घटना सामने आई है। दरअसल फरीदाबाद के सेहतपुर वार्ड नंबर 25 में चेतन मार्केट में पानी की पाइप डालने का काम चल रहा था। इसी के चलते 10 से 12 फीट का गड्ढा खोदा गया था। 10 साल का बच्चा इसी गड्ढे के नजदीक से निकल रहा था और इसी दौरान पैर फिसलने की वजह से बच्चा इसी गड्ढे में जा गिरा। जब बच्चे के गिरने के बारे में आसपास के लोगों को मालूम हुआ तो लोगों ने सीढ़ी लगाकर बच्चे को गड्ढे से किसी तरह निकाला। गड्ढे में गिरने से बच्चे को काफी चोटें भी आई हैं। बड़ी बात यह भी रही कि यहाँ प्रशासन की लापरवाही भी साफ साफ देखी गई, क्योंकि गड्ढे के आसपास सेफ्टी के कोई भी इंतजाम नहीं थे। किसी तरह का कोई भी साइन बोर्ड नहीं लगाया गया था। स्थानीय लोगों का भी ये कहना था कि प्रशासन ऐसे ठेकेदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं करता है। आपको बता दें कि बीते 20 दिनों में ये इस तरह की छठी घटना है। इन घटनाओं को देखते हुए ये जरूरी है कि प्रशासन इस काम में लगे हुए ठेकेदारों को जरूरी निर्देश दे। आने वाले वक्त में कोई भी व्यक्ति इस तरह के हादसे का शिकार ना हो, इसलिए ये जरूरी भी है। ऐसी कई घटनाएं फरीदाबाद में सामने आ चुकी है। इससे पहले भी एक 5 साल का मासूम बच्चा भी सीवरेज के मेन होल में गिर गया था और उसकी जान भी बाल बाल बची। फरीदाबाद में अपराधी फिर से सक्रिय होने लगे हैं। बीती रात कुछ अज्ञात लोगों ने गांव चंदावली में एक कार में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। सीसीटीवी में यह घटना कैद हो गई। फरीदाबाद से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक कार को कुछ शरारती तत्वों ने आग के हवाले कर दिया। आग लगने के बाद परिजन घर से बाहर निकले और अफरा तफरी में गाड़ी में लगी आग को बुझाने का प्रयास किया गया। ये पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। बताया गया कि गाड़ी के पास ही सीएनजी से चलने वाले ऑटो भी खड़े हुए थे। आग लगने से ऑटो भी आधा जल गया। मौके पर पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया। गनीमत रही कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया, वरना कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। देखिए, वहाँ पर गाड़ी के मालिक भी आए थे तो उन्होंने कुछ समय मांगा था। अभी तक हमारे पास कोई लिखित में तो शिकायत आई नहीं है। बाकी सीसीटीवी फुटेज अभी हम खंगालेंगे, देखते हैं कल्प्रिट कौन है, कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त। पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि अभी कार मालिक की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिली है। उन्होंने कुछ समय मांगा है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है और जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया गया। अपने आप में बड़े सवाल है कि आखिरकार क्यों किसी की कार में कोई आग लगाएगा, इसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है, इसी का जवाब पुलिस को तलाशना है। फरीदाबाद की बात करेंगे। फरीदाबाद में कर्मचारी की 8वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों को इस बारे में जानकारी दे दी है और पूरे मामले की छानबीन भी जारी है। फरीदाबाद के सेक्टर 2 न्यू निर्माण सोसाइटी में कर्मचारी की 8वीं मंजिल से गिरने से मौत हो गई। पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लेकर परिवार के लोगों को इस बात की जानकारी दी। चौकी इंचार्ज राजेंद्र ने बताया कि मृतक बिहार का रहने वाला था और इस सोसाइटी में लेबर का काम किया करता था। सेफ्टी उपकरण न होने की वजह से युवक 8वीं मंजिल से गिर गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। आज सेक्टर 2 से सूचना प्राप्त हुई थी कि सेक्टर 2 सोसाइटी में एक अंडर कंस्ट्रक्शन सोसाइटी बन रही है, वहाँ काम चल रहा है और मजदूर गिर गया है। तो मौके पे आए हैं और पता चला कि मोहम्मद अकीक नाम का एक मजदूर था जो 8वीं मंजिल पर बिल्डिंग का सरिया बांध रहा था, वो गिर गया है। उस गिरने से उसकी मौत हुई है। तो अभी वारिसान को सूचना दे दी गई है, वहाँ आने लग रहे हैं और इससे अगर रिश्तेदार भी हाजिर है तो नियम अनुसार कार्रवाई अमल में लाएंगे।
फिलहाल पुलिस ने परिवार को जानकारी दे दी है। पुलिस ने बताया कि शिकायत पर ठेकेदार और बिल्डिंग मालिक के खिलाफ लापरवाही के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस तरह के मामले कई बार सामने आते हैं। सेफ्टी उपकरण मौजूद नहीं है, उसकी वजह से एक शख्स ने अपनी जान गंवा दी है, लेकिन फिर भी जांच का विषय है। पुलिस की जांच में आगे क्या होता है ये देखने वाली बात जरूर है। 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए खबर अपडेट, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।